गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में अपने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक के चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन की बनाने की विधियाँ। वो जो बनाने की विधियाँ थी वो कंप्लीट हो गई थी। अब उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो जो टॉपिक है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन के भौतिक गुण। बहुत अच्छा टॉपिक है भौतिक गुण। भौतिक गुण जो है उसको अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपके बोर्ड में यहां से भी एक क्वेश्चन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। और जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया अब से पहले कि अगर आप 10th चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में 11th, 12th और 13th चैप्टर जो करोगे उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अब आज अपने जो भौतिक गुण पढ़ेंगे और उसमें मेनली अपने दो ही टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे गलनांक और क्वथनांक और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपने विलेयता। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये 11th चैप्टर में भी उनका कंसेप्ट ऐसा ही रहेगा, 12th में भी ऐसा ही रहेगा और 13th चैप्टर जो है उनमें भी ऐसा ही रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको फिर से पहले भी बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आगे का आपका आप ये मानो 30 से 40% का काम कंप्लीट हो जाता है। तो देखो इसके अंदर अपने भौतिक गुण में दो टॉपिक स्टडी करेंगे। पहला करेंगे गलनांक और क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। गलनांक और जो क्वथनांक होता है उसको अपने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो इसके अंदर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो गलनांक होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? क्वथनांक होता है। तो आप गलनांक क्वथनांक बोलो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं RX एल्किल हैलाइड। क्या पढ़ रहे हैं? अपने टॉपिक RX वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के जो निमंतर सदस्य होते हैं, कौन से सदस्य? निमंतर सदस्य। निमंतर मतलब छोटे सदस्य। छोटे सदस्य जैसे कौन कौन से? जैसे CH3F, जैसे CH3Br, जैसे CH3Cl, जैसे CH3I। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर FCl, Br और I ये तो रहेंगे कॉमन। उसके बाद में अगर कोई बदलेगा तो क्या बदलेगा? एल्किल समूह बदलेगा। तो एल्किल समूह का मान छोटा होगा। सबसे छोटा एल्किल समूह अपने यहाँ पर यूज कर रहे हैं और वो समूह है CH3 मैथिल समूह। तो ये कहता है कि भाई अगर जो निमंतर सदस्य हैं वो जो अगर अपने उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वो ठोस, द्रव व गैस कुछ भी हो सकते हैं। अब वो निर्भर करता है इनके अलग अलग हैलोजन परमाणुओं पर। तो निमंतर सदस्य में क्या होंगे? ठोस, द्रव और गैस। परंतु ये कहता है कि अगर उच्चतर सदस्य की बात करते हैं, उच्चतर सदस्य, तो वो हमेशा ही क्या रहेंगे? उनमें गैस वाली प्रॉपर्टी नहीं रहेगी और उनमें क्या होगा? सिर्फ ठोस और द्रव अवस्था में ही वो रहते हैं। ठीक है, अब देखो अपने इसके आगे स्टार्ट करते हैं और अपनी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप समझ गए होगे, दोनों को एक साथ अपने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके सदस्य कुछ ठोस भी हैं, इसके कुछ सदस्य क्या हैं? द्रव भी। जब अपने ठोस को गर्म करते हैं तब तो अपने यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? गलनांक। और जब अपने द्रव को गर्म करते हैं तब वो जो टेम्परेचर होता है उसको यूज करते हैं अपने क्वथनांक को। ठीक है, तो देखो इसमें अपने क्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अपने स्टार्ट करते हैं कि आपने ये पढ़ा था, पहला पॉइंट इसका ए पॉइंट की बात कर लेते हैं अपने। आपने एक टॉपिक पढ़ा था एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के बंध की प्रकृति। तो वहां पर जो बंध की प्रकृति होती है वो पढ़ा था आपने, ये होता है ध्रुवीय। क्या होता है? ध्रुवीय बंध होता है। ध्रुवीय बंध कैसे होगा? जैसे अपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि R और X के बीच में ये जो बंध है ये क्या होता है? ध्रुवीय होता है। और
अब ये जो बंध है ध्रुवीय है, मतलब यहां पर थोड़ा सा मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहां पर थोड़ा सा क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सहसंयोजक बंध के साथ साथ में ध्रुवीय प्रकृति, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी आपस में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो अगर अपने पहले पॉइंट की बात करते हैं कि भाई ये जो है ध्रुवीय, तो अगर अपने एल्किल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन की तुलना करते हैं, किसकी तुलना करते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे आर एच की तुलना करते हैं, ये जो बंध होता है ये सामान्य सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा होता है, सहसंयोजक। कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। तो इसमें क्या करेंगे अपने, देखो बात सुनो, सहसंयोजक बंध है एक तरफ है ध्रुवीय बंध, यहां पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं लग रहा। तो इसमें जो बंध है इसमें भी सहसंयोजक है, परंतु इसकी सहसंयोजक की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, ध्रुवीय प्रकार की है। तो ये जो बंध है आर एक्स वो प्रबल होता है किसकी तुलना में, आर एच की तुलना में। अब अगर अपनी बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की, इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, कोई भी जो पदार्थ जितना ज्यादा कठोर होगा ना, कोई पदार्थ क्या होगा, जितना ज़्यादा कठोर होगा उसका, मैं शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो उतना ही ज़्यादा होता है। एक बात सोच के देख लो, अपने द्रव को गर्म करेंगे उबलेगा और गैस में बदलेगा। अगर अपने को ठोस को गर्म करना है और ठोस अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है, जैसे लोहे को गर्म करना है और उसको पिघलाकर द्रव अवस्था में लेके आते हैं, तो उसके लिए अपने को बहुत टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ध्रुवीय प्रकृति होती है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक और प्रकार का आकर्षण बल लग जाता है। सहसंयोजक तो बंद होता ही होता है, परंतु पॉजिटिव और नेगेटिव बंद दोनों प्रकार के पोल होने पे, पोल मतलब ध्रुव होने पे, इस पे जो बंद का की ऊर्जा है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो अब अपने क्या करते हैं कि इसको तोड़ने के लिए अपने को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर अपने को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। पहला तो कंसेप्ट था ये कि अगर कोई जो भी पदार्थ, या अगर अपने किसी यौगिक की बात करते हैं वो ध्रुवीय है तो दूसरा अध्रुवीय है या सामान्य यौगिक है, तो गलनांक और क्वथनांक जो ध्रुवीय होगा उसका क्या होगा, हमेशा ही ज्यादा होगा। और ये किसके कारण होता है, ये होता है कठोरता के कारण। अब उसके बाद में अपने देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, ए बी पॉइंट बात करते हैं अपने आकार की। किसकी बात करते हैं, आकार। तो आकार में अपने क्या पढ़ेंगे, देखो आपने ये पढ़ा था कि भाई ये जो FCl Br और I होते हैं, यहां पर अलग से लिख रहा हूं मैं, FCl Br और I ये 17वें वर्ग के तत्व हैं। कौन से वर्ग के तत्व हैं, 17वें वर्ग के। और आपने 11th के अंदर आवर्त सारणी वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब अपने एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार जो है वो बढ़ जाता है। आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जैसे जैसे आकार बड़ा होगा उसका गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 4 प्रकार के यौगिक लेता हूँ, मेरे पास है RF, मेरे पास है RCl, मेरे पास है RBr और मेरे पास है RI। अगर अपने को इनकी तुलना करने को कहा जाए, R है यहाँ पर समान, R समान, एल्किल समूह समान है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि अपने अगर यौगिक लिया CH3F, अपनों ने यौगिक लिया CH3Cl, अपनों ने यौगिक लिया CH3Br, अपनों ने यौगिक लिया CH3I। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर अपने ये जो यौगिक लिया है इसमें CH3 कॉमन है, यहाँ पर CH3 कॉमन है, यहाँ पर CH3 कॉमन है और यहाँ पर CH3, मतलब एल्किल समूह जो है उसका जो साइज है या उसका अणुभार है वो तो है समान। बदल कौन रहा है, FCl Br और I। और इसमें मैंने आपको बताया था कि अपने एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब आकार का गलनांक और क्वथनांक के साथ क्या संबंध होता है उस पर बात करेंगे अपने। अब अपने देखते हैं कि आकार जब बढ़ रहा है तो इसका गलनांक और क्वथनांक कैसे बढ़ रहा है। तो इसके अंदर देखो अपने क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि F जो होता है, FCl Br और I, F जो होता है उसमें उसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, Cl का 17 होता है और Br जो होता है उसका 35 होता है परमाणु क्रमांक,
और I जो होता है उसका 53 होता है। ठीक है, तो ये इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 35 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 53 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो उसके अंदर जो आकर्षण बल है वो भी बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? आकर्षण बल भी बढ़ रहा है। आकर्षण बल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर आकर्षण बल बढ़ रहा है तो ये जो भी पदार्थ होगा जिनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जैसे अपनी बात करते हैं कि गैस जो होता है उनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, वो दूर दूर फैले होते हैं। और अगर जो ठोस द्रव होता है उनके कणों के बीच में कुछ आकर्षण बल होता है, वो कुछ पास आ जाते हैं। और अगर किसी के पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसका मान बहुत ज्यादा होता है तो वो कण क्या होंगे? और ज्यादा पास पास आ जाते हैं। इससे अपने को क्या बात पता चली? इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा तो जो पदार्थ है उसकी कठोरता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कठोरता भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर अपनी कठोरता यहां पर बढ़ रही है, कठोरता क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो किसी भी पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और अगर अपनी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तो वो भी क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है, तो आकार के साथ इसका क्या संबंध है? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं, परमाणु का आकार बढ़ता है। कौन से परमाणु का? FCl, Br और I का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? आकार बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, आकर्षण बल बढ़ेगा, कठोरता बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो अपने दो पॉइंट क्लियर कर लिए। पहला पॉइंट जो था वो था ध्रुवीय प्रकृति, दूसरा पॉइंट था वो था आकार पर उसकी निर्भरता की। अगर आकार बड़ा होगा तो क्या होगा? आकार छोटा होगा तो क्या होगा? अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट अपना जो रहेगा वो रहेगा आणविक द्रव्यमान, कि अगर आणविक द्रव्यमान बढ़े, तीसरा पॉइंट आणविक द्रव्यमान बढ़े तब क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। वैसे अभी अपनों ने जो पॉइंट क्लियर किया है आकार वाला, उसके साथ अपने आणविक द्रव्यमान को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी आणविक द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि हैलोजन परमाणु तो रखूंगा एक ही, और एल्किल समूह जो है उनका साइज या उनका आकार क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। फिर देखेंगे क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपने CH3F, ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने CH3Cl। CH3 नहीं लेंगे अपने, चेंज करते हैं इसको, अपने लेते हैं इसको एल्किल समूह का साइज बढ़ाना है अपने को, CH3CH2F। ठीक है, उसके बाद अपने एल्किल समूह का साइज और बढ़ाते हैं, CH3CH2CH2 और F। उसके बाद में अपने इसका आकार और बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ CH3CH2CH2 और F। मेरे पास 4 यौगिक हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा यौगिक है, और ये कौन सा यौगिक है? चौथा यौगिक है। इसमें अगर अपने देखेंगे तो क्या होता है, देखो यहाँ पर F तो है कॉमन, मतलब हैलोजन परमाणु है वो तो है कॉमन, और अपने चेंज किसको कर रहे हैं? अपने चेंज कर रहे हैं यहाँ पर एल्किल समूह को। तो यहाँ पर भी क्या होता है? एल्किल समूह का आणविक द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाता है। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया जाए कि निम्न आपको कुछ यौगिक दिए गए हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम लिखिए, तो अगर आपको ये लिखना पड़े कि भी इसमें से सबसे ज्यादा क्वथनांक या गलनांक किसका है और सबसे कम किसका है, तो अपने ऑर्डर कैसा लगाएंगे? चौथा जो है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर किसका आएगा? तीसरे का, फिर किसका आएगा? 2 नंबर का, और फिर लास्ट में किसका आएगा? 1 नंबर यौगिक का। मतलब यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक है वो सबसे ज्यादा किसका है? चौथे नंबर का, फिर किसका है? तीसरे का, फिर किसका है? दूसरे का, और सबसे लास्ट में किसकी बारी आती है? 1 नंबर वाले यौगिक की। तो ये जो आणविक द्रव्यमान वाला पॉइंट था ये अपने वहां पर भी इसको क्लियर भी कर सकते थे। अब देखो इसके अंदर, इसमें अपने क्या करेंगे कि आपने देखते हैं जो अपनों ने पहले एग्जाम्पल लिया था, कौन सा एग्जाम्पल लिया था? जैसे अपनों ने एग्जाम्पल लिया था CH3F
CH3Br, CH3Cl और CH3I, उसमें अगर अपने क्रम बनाएंगे तो उसका क्रम ये रहेगा, CH3F जो है उसका गलनांक क्वथनांक सबसे कम रहेगा, CH3 और उसके बाद में BrCl आएगा, यहाँ पर दूसरा नंबर Cl का होता है, यहाँ पर कौन आएगा Cl, और उसके बाद किसका नंबर आता है CH3Br का, और सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक किसका होगा, वो CH3 किसका होगा, I का होगा। तो आपको बोर्ड में ऐसे क्रम पूछे जाएंगे, 3 4 5 यौगिक दे दिए जाएंगे। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गलनांक और क्वथनांक बढ़ता है, और किसका आणविक द्रव्यमान साइज बढ़ने से भी क्या होता है, आकार बढ़ने से भी गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद में बात करते हैं अपने, एक टॉपिक और आता है, चौथा पॉइंट की बात करते हैं अपने, और वो पॉइंट है शाखाएं। शाखाएं कैसे, देखो जरा, अगर शाखाएं बढ़ रही है या घट रही है तब यहां पर क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहा हूं, और वो एग्जांपल कौन सा है, अपने पास है C4H9Br। ये एक यौगिक है, एक ही यौगिक का अपने उसके समावयवी यौगिक बनाएंगे। कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं, पहले अपने यौगिक बनाते हैं, उसके बाद में अपनी बात करेंगे कि भाई यहाँ पर अपने इसको गलनांक और क्वथनांक जो है वो कैसे निर्भर करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इसका यौगिक बनाया CH3CH2CH2Br, ठीक है। उसके बाद में दूसरा यौगिक कैसे बन सकता है, शाखाएं बनानी है अपनों ने, शाखाएं बनानी है, और साथ में इसके क्या बनाने, समावयवी यौगिक बनाने। समावयवी यौगिक क्या होते हैं, जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु रासायनिक सूत्र जो है वो क्या करेंगे, अपने अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो देखो CH3CH2CH, और यहाँ पर अपनी बात करेंगे CH3, और ये लगाएंगे अपने, कौन सा एग्जाम्पल लिया है, Br का, ठीक है। ये एक सीधी लंबी शाखा श्रृंखला थी, इसमें क्या हुआ कि सीधी लंबी के साथ में एक ब्रांच बन गई, क्या बन गई, शाखा बन गई। एक एग्जाम्पल और नोट करते हैं अपने, वो एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, CH3CBr, और यहाँ पर क्या है CH3, और यहाँ पर भी क्या है CH3। तो इसमें अगर आप देखते हो तो तीनों एग्जाम्पल जो हैं उनका अणुसूत्र यही रहता है, और उनके क्या बदलते जाते हैं, रासायनिक सूत्र वो अलग अलग हो रहे हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित यौगिक में ये 3 या 4 यौगिक दे दिए जाएं, उनमें गलनांक का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम लिखिए, तो इसका बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम कैसे पता चलेगा, इसका जो है वो सबसे, आपने पहला टॉपिक या दूसरा टॉपिक पढ़ा था आकार वाला, दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ा था, आकार का, उसके हिसाब से आपको इसको क्लियर करना है। तो देखो मैं बता देता हूं, ये जो सीधी लंबी श्रृंखला होती है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसका साइज क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, और इसका साइज क्या हो गया, थोड़ा सा और छोटा हो गया। तो देखो इसका साइज सबसे कम है, आकार सबसे कम, गलनांक और क्वथनांक सबसे कम, आकार सबसे ज्यादा तो गलनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा। इसका अगर अपने क्रम बनाएं, जैसे ये पहला यौगिक है, ये दूसरा यौगिक है, और ये तीसरा यौगिक है, अगर इसका मैं यहाँ पर आपको क्रम बना के बताऊं तो कौन सा होगा, इसका क्रम बनेगा 3, 2 और 1, ये इसका क्रम रहेगा। और ये वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये बहुत बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं अपने, ये टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट, और उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई अगर अपने भौतिक गुण पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक अपनों ने डिस्कस किया है और वो है गलनांक और क्वथनांक, और दूसरा टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे वो होगी विलेयता। दूसरा टॉपिक कौन सा होगा, वो होगी विलेयता, ठीक है। तो देखो सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं अपने, और वो टॉपिक है अपना विलेयता। तो विलेयता वाला जो टॉपिक है इसमें पहले अपने को कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए कि विलेय कैसा होता है, अविलेय कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो किसी भी पदार्थ, या मेरे को अगर विलयन बनाना है, क्या बनाना है, विलयन बनाना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मेरे के पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए विलेय और दूसरा पदार्थ होना चाहिए विलायक। दूसरा पदार्थ कौन सा होना चाहिए, विलायक होना चाहिए। विलेय और विलायक मिलते हैं तब जाकर क्या बनता है, विलयन बनता है। विलेय पदार्थ कौन सा होता है, जिसकी मात्रा कम हो,
जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो। और विलायक पदार्थ कौन सा होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो। पहला तो इसका डिफरेंस ये है। दूसरा पॉइंट अपने इसमें कौन सा बात करें, किसकी बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे कि विलेय पदार्थ जो है वो घुलता है। विलेय पदार्थ क्या होता है, घुलता है। और विलायक पदार्थ जो होता है वो घोलने का काम करता है। मतलब ये घोलता है और ये घुलता है। आपको पहले ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद में आपको अगर विलेयता की बात करनी है कि कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के अंदर विलेय है या नहीं है, इसके लिए आपको 3 पॉइंट पता होने चाहिए। पहला पॉइंट कौन सा पता होना चाहिए कि अगर अपने किसी भी पदार्थ को जल के अंदर घोल रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन बंध बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन बंध। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन बंध अगर किसी भी पदार्थ को, मतलब आपके पास यहाँ पे जो विलायक है वो जल लिया गया है और जो भी पदार्थ अपने लेते हैं उसके अंदर XYZ कुछ भी हो, चाहे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास A पदार्थ है, इसको जल में घोलना है, तो जल में घुलेगा या नहीं घुलेगा किस पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट इस पर निर्भर करता है कि अगर A पदार्थ और जल के बीच में कौन सा बंध बन रहा है, हाइड्रोजन बंध बन रहा है, तब तो क्या होता है कि A पदार्थ जल के अंदर घुल जाता है। पहला पॉइंट ये विलेयता की बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि विलायक जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। विलायक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, नोट करते हैं अपने। विलायक 2 प्रकार के होते हैं। पहला विलायक होता है ध्रुवीय और दूसरा विलायक होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय और दूसरा विलायक कौन सा होता है, अध्रुवीय विलायक। ठीक है। अब क्या होता है, आप जब आपके ऑर्गेनिक का एक चैप्टर पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर विलियन, उसके अंदर आपको एक कंसेप्ट पढ़ना है और उसमें ये बात बताई गई है कि अगर ध्रुवीय विलायक हो तो उसमें ध्रुवीय विलेय ही घुलता है। मतलब दोनों की प्रकृति समान रहनी चाहिए। मतलब विलेय और विलायक दोनों क्या होने चाहिए, ध्रुवीय। क्या होना चाहिए, या तो ध्रुवीय होने चाहिए या क्या होने चाहिए, विलेय और विलायक जो हैं वो दोनों ही अध्रुवीय होने चाहिए। विलेय और विलायक जो है वो क्या होने चाहिए, अध्रुवीय। तभी जाकर विलयन बनता है। अगर मैं एक पदार्थ जो है वो ध्रुवीय लेता हूं, दूसरा अध्रुवीय लेता हूं, तब विलयन नहीं बनता। मतलब यहां पर विलेय और जो विलायक अपने बात कर रहे हैं इनकी प्रकृति समान होनी चाहिए। क्या समान होनी चाहिए, प्रकृति। ये अपने बात करेंगे, सारी कुछ बात करेंगे जब अपने विलेयता की बात करेंगे। जब अपने सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको फिर से पढ़ेंगे और पूरा डिटेल स्टडी करेंगे इसका। तीसरा पॉइंट क्या है, इसका तीसरा पॉइंट रहता है कि अगर मैं यहां पर जो भी बंध है, मतलब एक पदार्थ दूसरे के अंदर घुलेगा तो वहां पर बंध की कुछ ऊर्जा होगी। बंध की क्या होगी, कुछ ऊर्जा होगी। बंध जब बनता है और बंध जब टूटता है तो ऊर्जा निकलती भी है और ऊर्जा वो ग्रहण भी करता है। तो बंध ऊर्जा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विलेयता 3 पॉइंट पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट कौन सा, हाइड्रोजन बंध। दूसरा पॉइंट कौन सा, विलायक। और विलायक की प्रकृति कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ध्रुवीय और अध्रुवीय। क्या होगा, विलेय और विलायक अगर दोनों ध्रुवीय हैं तो विलयन बनेगा, विलेय और विलायक अगर दोनों अध्रुवीय हैं तब भी विलयन बनेगा। ओके। और तीसरा पॉइंट है बंध की ऊर्जा। अब अपना जो टॉपिक ये चल रहा है कि यहां पर मेरे पास पदार्थ है RX, एल्किल हैलाइड। यहाँ पर मेरे पास विलायक अपने 2-3 प्रकार के लेंगे। विलायक लेते हैं अपने जल, क्या लेते हैं, जल। और ये होता है जलीय विलायक। और जल जो है वो ध्रुवीय प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, ध्रुवीय प्रकार का। और अगर अपनी बात करते हैं, एक और प्रकार के विलायक होते हैं जिनको बोलते हैं कार्बनिक विलायक। क्या बोलते हैं, कार्बनिक विलायक कहते हैं अपने इनको। ठीक है। कार्बनिक विलायक कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, बहुत सारे होते हैं। क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये इतने सारे जो विलायक हैं वो कार्बनिक विलायक होते हैं। और ये सभी के सभी कौन से होते हैं,
अध्रुवीय होते हैं। कौन से होते हैं? अध्रुवीय प्रकार की इनकी प्रकृति होती है। तो अब यहां पर क्या है कि RX को जब पानी में घोलेंगे तो ये बहुत ही अल्प विलेय होता है। क्या होगा कि RX एल्किल हैलाइड को जब अपने H2O के अंदर घोलते हैं तो यहां पर इसकी विलेयता जो है वो होती है अल्प विलेय। विलेयता क्या होती है? अल्प विलेय। और RX को जब अपने अध्रुवीय विलायक या कार्बनिक विलायक, अपने यहां पर लिख लेते हैं कार्बनिक विलायक, कार्बनिक शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कार्बनिक विलायक में जब इसको घोलते हैं तब यहां पर क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए। अब देखो यहां पर अल्प विलेय क्यों है, इसकी बात करते हैं अपने कि मैंने RX को H2O में घोला, RX है अपने पास और अपने पास क्या है? HOH, H2O। आपको ये पता होता है कि H2O जो है उसके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कैसे कैसे पाया जाता है? जैसे एक ये हो गया, दूसरा जल का अणु ये हो गया H और H। तो एक जो जल का अणु है उसका हाइड्रोजन और दूसरे जल के अणु के ऑक्सीजन के बीच में क्या पाया जाता है? यहाँ पर है हाइड्रोजन बंध। क्या है? हाइड्रोजन बंध। तो देखो हाइड्रोजन बंध है, यहां पर जो बंध है वो कौन सा है? ध्रुवीय बंध। ये कौन सा बंध है? ध्रुवीय बंध है। तो अगर अपने इसको पानी के अंदर घोलते हैं तो यहां से क्या होता है? ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊर्जा क्या होती है? बाहर निकलती है। अब यहां पर क्या होगा कि एक RX और दूसरे RX के बीच में भी एक वांडर वाल बंध काम करता है। कौन सा काम करता है? वांडर वाल्स बंध। वांडर वाल्स क्या होता है? कोई स्पेशल अलग से बंध नहीं होता, वो एक कण और दूसरे कण के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल है, उसको क्या बोलते हैं? वांडर वाल्स बल बोलते हैं। तो यहां पर वांडर वाल्स बल और यहां पर ये जो हाइड्रोजन बंध है, कौन कौन सा बल? वांडर वाल्स बल और हाइड्रोजन बल। इसकी अगर अपनी बात करते हैं तो इन दोनों की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर होता है। ऊर्जा में क्या होता है? अंतर होता है। ऊर्जा में जब अंतर होगा तो एल्किल हैलाइड जो है वो जल के अणुओं के बीच में नहीं घुलता है। ठीक है, तो यहां पर विलेयता की बात करेंगे, अपने क्या कहेंगे कि एल्किल हैलाइड को जल में घोलेंगे तो यहां पर होता है अल्प विलेय, और एल्किल हैलाइड को कार्बनिक विलायक में घोलेंगे तब क्या बनता है? एक प्रकार का विलयन बनता है। ठीक है, क्यों बनता है वो मैंने आपको बता दिया कि एल्किल हैलाइड के एक कण और दूसरे कण के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको वांडर वाल्स बल बोलते हैं। जल के एक कण और दूसरे कण के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको कौन सा बल बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। तो वांडर वाल्स बल और हाइड्रोजन बंध जो है इनकी ऊर्जा का अंतर क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो वो एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं? घुल नहीं पाते। अब देखते हैं अपने कि भाई यहाँ पर अपनों ने आज बात की है दो टॉपिक डिस्कस किए हैं अपनों ने। पहला टॉपिक डिस्कस किया था कौन सा? गलनांक और क्वथनांक, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का। और दूसरा टॉपिक अपनों ने डिस्कस किया है और वो टॉपिक है विलेयता। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो होगी रासायनिक अभिक्रियाएं, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।